कहते हैं कि पार्टी ऐसी हो कि जिसे हर कोई याद रखे, उसकी खबरें बने, लोग उसके बारे में बातें करें। आज की तारीख में मुकेश अंबानी के घर होने वाली शाही पार्टी के खर्चे सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। लेकिन जिस पार्टी की मैं बात करने वाला हूं, उसके बारे में सुनकर शायद अंबानी भी हैरान रह जाएंगे। यह पार्टी ईरान के शाह ने दुनिया भर के नेताओं को दी थी। इस पार्टी में 65 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और उनके साथ उनके खास लोगों का काफिला भी। करीब 650 लोग 3 दिनों तक इस पार्टी का हिस्सा बने थे। इन लोगों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पूरे 1000 करोड़ इन 3 दिनों में खर्च हो गए। वो 3 दिन जब ईरान का एक रेगिस्तान असल में एक शहर में बदल गया। 70 के दशक में हुई यह पार्टी न सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी, बल्कि शायद सबसे बदकिस्मत पार्टियों में से एक थी। ये वो पार्टी है जिसके बारे में आज भी ईरान का शाही परिवार बात करने से बचना चाहेगा, क्योंकि इस पार्टी से उड़ी धूल ने पूरे ईरान के शाही परिवार को तबाह कर दिया। कैसे एक शानदार पार्टी ईरानी शिया राजा की सत्ता का कब्रिस्तान बन गई। क्या एक पार्टी किसी राजा की सत्ता को गिरा सकती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में यह पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। और आप देख रहे हैं जानकारी एक्सप्रेस। 70 के दशक की बात है। तब का ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग देश था तो वो एक शिया इस्लामिक देश, लेकिन रहन सहन के मामले में वो किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं था। 70 के दशक की कुछ ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जो आज की तारीख में 50 साल बाद भी आपको ईरान में शायद ही देखने को मिले। और इस आधुनिक जीवन शैली के पीछे थे वहां के शासक मोहम्मद रजा पहलवी। रजा शाह कोई आम शाह नहीं थे। वो ईरान के शाही परिवार के पहले ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की थी। स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और तभी से उनके दिमाग में पश्चिमी दुनिया के तरक्की पसंद विचार जन्म लेने लगे थे। उनकी खुली सोच के चलते ही ईरान में हिजाब जैसी प्रथाओं का विरोध शुरू हो गया। तब 1970 के दशक में रजा शाह पहलवी को एक विचार आया। विचार था एक शानदार उत्सव कराने का। उत्सव इतना बड़ा था कि इसकी तैयारी में ही 1 साल का वक्त लग रहा था। रजा शाह पहलवी इस पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था उस साल में जिसके चलते यह पार्टी करनी थी। दोस्तों, रजा शाह पहलवी असल में एक दिलचस्प किरदार थे। वो बहुत से लोगों के लिए नायक थे तो कुछ लोगों के लिए खलनायक भी। उस दौर में ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, और वो भी जैसे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वैसे कम से कम रजा शाह को तो यही लगता था। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए वो खुद को शाहों का शाह कहलाना पसंद करते थे। तो साल 1971 में हुआ यह कि पर्शियन साम्राज्य के 2500 साल पूरे हो रहे थे। ईरान के शाह राजा शाह पहलवी इसी साम्राज्य का हिस्सा थे, इसलिए वो एक ऐसी पार्टी देना चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करे। इसी के चलते उन्होंने बैठक बुलाई कि यह पार्टी कैसे की जाए। उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि पार्टी को तेहरान, जो उस वक्त ईरान की राजधानी थी, वहां पर कराया जाए। जाहिर है कि तेहरान एक सुंदर शहर था। वहां पर एक भव्य आयोजन किया जा सकता था जिसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। ट्रांसपोर्ट से लेकर रहने तक की अच्छी व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन शाह को आसान काम से ज्यादा शानदार काम में दिलचस्पी थी। इसलिए रजा शाह ने आदेश दिया कि यह पार्टी किसी बने बनाए शहर में नहीं होगी, बल्कि एक दूर के रेगिस्तान में होगी, जहां पर प्राचीन पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। दोस्तों, असल में प्राचीन फारस या पर्शिया में परसेपोलिस नाम की एक जगह है। इसी जगह पर यह मकबरा बना हुआ था। 70 के दशक में रेगिस्तान बन चुकी यह जगह कभी प्राचीन एकमेनिड साम्राज्य की सबसे शानदार राजधानी होती थी। इसकी स्थापना महान पर्शियन शासक डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में की थी। क्योंकि यह प्राचीन शहर कभी पर्शियन सभ्यता की ताकत और रुतबे को दिखाता था, इसलिए शाह ने इस जगह को चुना था। अपनी आत्मकथा में शाह की पत्नी फराह दीबा ने लिखा कि यह पार्टी शाही परिवार के उस मिशन का हिस्सा थी जिसके तहत यह साबित करना था कि पहलवी युग ईरानी सभ्यता के पुनर्जनन यानी पुनर्जागरण का काल था। अब इसे समझने के लिए आपको ईरान की इतिहास को संक्षेप में समझना होगा। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? भले ही 70 के दशक में ईरान के नक्शे पर एक शिया मुस्लिम देश का झंडा दिखाई देता हो, लेकिन असल में उस दौर में यह देश 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता की जमीन पर बना हुआ था। प्राचीन काल में इसे पारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था।
इस्लाम के आने से पहले ईरान कई बड़े बड़े साम्राज्यों का घर था, जैसे कि एकमेनिड साम्राज्य। यह वो साम्राज्य था जिसने दुनिया को साइरस और डेरियस जैसे महान राजा दिए। इसके बाद ईरान में सासेनियन साम्राज्य का उदय हुआ। इस दौरान ईरान में पारसी धर्म का बोलबाला था। उसके बाद जाकर यहाँ इस्लाम का उदय हुआ, जिसमें पहले सुन्नी और बाद में शिया शासकों का दबदबा हो गया। यह पूरी 2500 साल की यात्रा थी, जो साल 1971 में पूरी हो रही थी। ईरान के रजा शाह पहलवी इस यात्रा की आखिरी कड़ी थे। अब होना क्या था? शाह के आदेश का पालन शुरू हुआ। 1970 से ही इस पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले परसेपोलिस के आसपास 30 किलोमीटर के क्षेत्र को साफ किया गया, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था उस दौर में। इस वजह से यह एक रेतीला जंगल जैसा था। यही वजह है कि यहाँ से सांप बिच्छुओं को खत्म किया गया। फिर बड़े बड़े पेड़ लगाए गए। जहाजों को उतारने के लिए रनवे बनाए गए। इस रनवे पर 700 से भी ज्यादा जहाजों को उतारा जाना था। इसके बाद 600 किलोमीटर दूर तेहरान को इस जगह से जोड़ने के लिए एक नई सड़क बनाई गई। यह सड़क किसी हाईवे। जब आने जाने की व्यवस्था हो गई, तब इंतजाम किया गया लोगों के रहने का। विदेशी मीडिया ने छापा कि करीब 50 टेंट लगाए गए थे मेहमानों के लिए, जो 150 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए थे। अब कहने को आप इन्हें अंग्रेजी में टेंट कह सकते हैं, लेकिन इन टेंटों की कीमत करोड़ों रुपए थी। इन टेंटों को सजाने में जो रेशम इस्तेमाल हुआ, उसे अगर जमीन पर फैलाया जाता तो 37 किलोमीटर की सड़क ढक सकती थी। हर एक टेंट में 2 बेडरूम थे, 2 बाथरूम थे और एक सैलून था। इन सब के आसपास करीब 10 पेड़ लगाए गए थे। अब अचानक आप रेगिस्तान में ऐसी हरियाली खड़ी कर देंगे तो जानवर तो आएंगे नहीं, और पेड़ पौधों के आसपास जानवर नहीं होंगे तो सब कुछ नकली लगेगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए इन पेड़ों पर चहचहाने के लिए 500 चिड़िया यूरोप से लाई गईं। मेहमानों की 24 घंटे की सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए। जब रहने और आने जाने का इंतजाम हो गया, तब काम शुरू हुआ असली खाने पीने का। शाह ने पेरिस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से सबसे अच्छे शेफ को खाना पकाने के लिए बुलाया। फिर स्विट्जरलैंड से 200 वेटर बुलाए गए। सोचिए, जो बर्तन इस्तेमाल किए गए वो हवाई जहाज से पेरिस से मंगवाए गए थे। इन बर्तनों को लाने का काम ईरानी सेना ने किया था। जी हां, सेना भी इस पार्टी में जोर शोर से लगी हुई थी, क्योंकि सेना भी राजा की थी। इन बर्तनों का वजन बताया जाता है कि करीब 1.5 टन था। खाने में जो खाना बना, उसकी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पार्टी में 2700 किलोग्राम गोश्त, सुअर का मांस और भेड़ के बच्चे लाए गए थे। 1280 किलो मुर्गियां थीं, 30 किलो कैवियार यानी मछली के अंडे और एक ट्रक भर के बर्फ मंगाई गई थी। इस पूरे आयोजन के जो मेजबान थे, उनमें से एक थे फेलिक्स रियल। वो याद करते हुए बताते हैं कि हर चीज पेरिस से मंगवाई गई थी, यहां तक कि अजवायन और प्याज भी। खाने की चीजों में सिर्फ कैवियार यानी मछली के अंडे ही थे, जो ईरान से आए थे। ठीक वैसे ही शराब भी पानी की तरह इस पार्टी में बहाई गई। शैंपेन की 2500 बोतलें, बोर्डो की 1000 बोतलें, बरगंडी की 1000 बोतलें इस पार्टी में इस्तेमाल की गई थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि व्हिस्की की 25 बोतलें इस जश्न में शामिल की गई थीं। यहां तक कि इस पार्टी में करीब 20 किलो कॉफी खर्च हुई थी। यह सारा जश्न एक रेगिस्तान में मनाया जा रहा था, और उधर ईरान की जनता जो गरीबी में जी रही थी, उसे अभी भी इस जश्न की पूरी खबर नहीं थी। जनता को नहीं पता था कि उसकी गरीबी को छिपाकर उनके देश में दुनिया के बड़े बड़े नेता उनके ही पैसों से जश्न मना रहे हैं। इस पार्टी में दुनिया के तमाम ताकतवर लोग आए थे। ब्रिटेन की तरफ से रानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप, तो अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति ने जश्न में हिस्सा लिया था। पार्टी के मुख्य अतिथि इथियोपिया के राजा हैली सेलासी को बनाया गया था, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था। यह कुत्ता भी कमाल का था। यह हीरे जड़े हुए पट्टे को पहने हुए था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी भी इस समारोह में शामिल हुए थे। अब इतनी बड़ी पार्टी में कोई झगड़ा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने आखिरी मौके पर पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि वो शाह की पत्नी के बगल में बैठना चाहते थे। हालांकि इस जगह पर मुख्य अतिथि को बैठना था।
इस पार्टी की आयोजक फिनिक्स रियल एक स्विस मैगजीन में लिखे लेख में बताती हैं कि मुख्य अतिथि के सामने जो टेबल रखी थी उस पर एक मेजपोश बिछाया गया था, जिसकी कढ़ाई में 125 औरतों को 6 महीने का समय लगा था। दोस्तों, यह जश्न पूरे 3 दिनों तक चलता रहा। रेगिस्तान के नकली जंगल में लोग शराब के नशे में झूमते रहे। दुनिया भर में इस पार्टी पर बात हुई। तमाम अखबारों और मैगजीन ने इसके बारे में लिखा। कुछ अफवाह तो कुछ सच लिखा, लेकिन जल्दी ही इस पार्टी को दुनिया की सबसे महंगी पार्टी कहा गया। शाह चाहते थे कि वो अपनी पार्टी से दुनिया को दिखा दें कि वो क्या कर सकते हैं, और उन्होंने वो कर भी दिखाया था। लेकिन इसी बीच में जो 500 चिड़ियां यूरोप से लाई गई थीं, वो बच नहीं सकी। रेगिस्तान की तपती गर्मी में वो खुद को बचा नहीं पाई और जल्दी ही सब मर गईं। इस बात को लेकर भी मीडिया में शाह की खूब आलोचना हुई, लेकिन इन सबसे अलग शाह बहुत खुश थे। उन्होंने पैसा खूब खर्च किया था, लेकिन इस पार्टी से उन्हें तेल के कई खरीदार मिल गए थे। हालांकि इस पार्टी ने शाह को एक दूसरी मुसीबत में डाल दिया। पहलवी की पत्नी फराह दीबा अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि इस पार्टी की तैयारी में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो था प्रेस से निपटना। आए दिन ऐसी बातें छप रही थीं कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। शाह के खुली सोच वाले विचारों के चलते उनके कई चाहने वाले तो थे, लेकिन उनके विचारों में पश्चिमी बातें झलकती थीं, जो कहीं ना कहीं ईरान की आंखों को चुभती थीं। उनके इन तरक्की पसंद विचारों से जनता का खास भला नहीं हो रहा था। रजा शाह के दौर में जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल अच्छे नहीं थे और अस्पतालों की हालत भी खराब थी। यह सब तब हो रहा था जब ईरान के तेल भंडारों से ईरान का खजाना भरा जा रहा था। हालांकि जनता फिर भी किसी तरह अपने शाह के शासन में गुजारा कर रही थी। इस समय शाह के सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट में शामिल अयातुल्लाह अली खुमैनी थे, जिनको शाह ने देश से निकाल दिया था। अपनी अय्याशी और बादशाही की वजह से शाह ने ईरान की जनता को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ईरान की जनता के अंदर विद्रोह शुरू हुआ। और फिर यहां से शुरू किया ईरान के सबसे ताकतवर मौलाना ने असली खेल। ईरान की जनता को शाह की असलियत से रूबरू कराया और बताया कि कैसे शाह ईरान को बर्बाद कर रहा है। यह हकीकत थी। शाह को जनता की कोई चिंता नहीं थी, वह अपनी अय्याशी में मस्त था। इसके बाद क्या था, धीरे धीरे ईरान की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। रजा शाह सिर्फ अपनी खुली सोच की वजह से बर्बाद नहीं हुए, बल्कि उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना इस्लाम। वह खुद को इस्लाम से दूर रखकर अपना अलग इस्लाम बनाने के चक्कर में लगे हुए थे और इस्लाम के नियम कानून को हटाकर, हिजाब को हटाकर, अमेरिका को अपना दोस्त बनाकर खुद को हीरो समझ बैठे थे। यूरोपीय देशों से सौदे करते थे। इस तरह आयोजित हुई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने पार्टी के मुखिया को बर्बाद करना शुरू कर दिया और शुरुआत हुई थी। इसी पार्टी से ईरान की सड़कों पर जनता निकल पड़ी और प्रदर्शन शुरू हो गए। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए हर तरह का षड्यंत्र रचा गया। उनको काबू पाने के लिए जेल में डाला गया, लाठियां बरसाई गईं और कितनों को मार दिया गया। लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रजा शाह की खुली सोच की वजह से महिलाओं ने बुर्का पहनकर प्रदर्शन शुरू कर दिए, क्योंकि उस समय तक बुर्का पहनने वाली महिलाओं को ईरान में भेदभाव झेलना पड़ता था। माहौल ऐसा बन गया कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थीं, उन्होंने भी पहनना शुरू कर दिया, और यही बुर्का बन गया ईरान की क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक। कुछ सालों के अंदर हालात ऐसे बन गए कि शाह को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। अयातुल्लाह अली खुमैनी की वापसी हुई और ईरान को एक गणतंत्र देश में बदल दिया गया। शायद इसके बाद शाह कभी ईरान नहीं लौट पाए। 1971 में उनके द्वारा कराई गई इस पार्टी ने एक ऐसा चक्र शुरू किया जिसमें पहलवी राजशाही का खात्मा हो गया। तब से लेकर आज तक ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र देश है और रजा शाह का परिवार ईरान के बाहर रहने को मजबूर है। एक पार्टी ने इस तरह एक साम्राज्य को ही तबाह कर दिया। दोस्तों, इतिहास सिखाता है कि जब कोई राजा अपनी जनता की अनदेखी करता है और ऐशो आराम में डूब जाता है, तो उसका अंत तय होता है। शाह पहलवी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक पार्टी उनके पतन की शुरुआत कर देगी। अगर उन्होंने यह जश्न नहीं मनाया होता तो शायद वो सत्ता में बने रहते। लेकिन इतिहास की खूबसूरती है, छोटी छोटी घटनाएं बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज के दौर में भी नेता वही गलतियां कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतिहास से जुड़े रहने के लिए जानकारी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।